4 types of if conditions, and we will be revising all of the 4 conditions within this lesson today. So starting with the first type, our first if condition is a simple if condition. That means that if a given check is true, then that part of the coding is executed. यूं कह लेते हैं कि अगर कोई ऑप्शन ट्रू होगा तो जो लाइन उसके साथ हमने कनेक्ट की हुई है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर वो ऑप्शन ट्रू नहीं होगा तो मेन लाइंस में से वो उसको स्किप कर देगा। बेसिक एग्जांपल अगर लेते हैं, ये एडिटर हमारे पास है, हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद हिम, एक वेरिएबल जहां पे हम डिक्लेयर कर लेते हैं डिम ए एज इंटीजर, और उसके बाद हम ए में जो है वो 4 सेव करा लेते हैं। फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बी एज इंटीजर, इसमें भी हम एक वैल्यू सेव करा लेते हैं। ये b इज इक्वल टू 4 आ गया। उसके बाद हम लिखते हैं इफ a इज इक्वल टू b देन कंसोल डॉट राइट लाइन the 2 values you entered are same। अब हमने इसके साथ if लिखा, उसने ऑटोमेटिकली थर्ड लाइन में ये एंड इफ लिख लिया। यहाँ पे if and if are 2 compulsory parts of if condition, और जहाँ पे हम if लिखते हैं, ये प्रीवियस लेसन में भी एक जगह पे if लगाया था मैंने, वहां भी एक्सप्लेन किया था। तो ये if, then और and if जो है, ये 3 वर्ड्स कंपल्सरी पार्ट हैं। अगर आपकी वैल्यूज सेम होंगी तो ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, वरना रिजल्ट में ये वाली लाइन नहीं आएगी। अब बाय चांस हमने ए और बी में 4 दिया हुआ है, तो ये जो 3 लाइंस अभी हाईलाइट होंगी ये रिजल्ट में आ जाएंगी, क्योंकि इसमें कंडीशन ट्रू है। इट इज़ वेरी सिंपल। एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं हम, कि हम किसी को बाजार भेजते हैं, हम उसको एक शॉप बताते हैं। लेट्स सपोज किसी को हम बोलते हैं कि यार हफीज ट्रेडर्स पे जाओ और वहां से ये लिखा हुआ है ये वाली बुक परचेज करके ले आओ। अब वो बंदा सिर्फ हफीज ट्रेडर्स पे जाएगा, अगर वहां से वो बुक मिलेगी तो ले आएगा, अगर नहीं मिलेगी तो वो विदाउट एनी परचेज वापस आ जाएगा। सेम इज द सिचुएशन विद दिस इफ कंडीशन। अगर तो इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट में ये लाइन आ जाएगी, वरना वो लाइन नहीं आएगी। इसमें अदरवाइज का ऑप्शन कोई नहीं है। ये इसको सेपरेट कर लेते हैं एक एक लाइन का स्पेस दे के। तो ये जो इन बिटवीन है, दिस इज कॉल्ड सिंपल इफ कंडीशन। इसमें सिर्फ एक ऑप्शन है, और इस एक ऑप्शन के अंदर हम एक से ज्यादा लाइंस भी इंक्लूड कर सकते हैं। एंड इफ से पहले आप जितना भी लिखोगे वो सारे का सारा इसमें आएगा। हमने चेक करने के लिए इसमें कॉपी पेस्ट करके 4 लाइंस कर दी हैं। अब ये चारों लाइंस इस इफ कंडीशन का पार्ट हैं। जब ये इफ कंडीशन ट्रू होगा तो ये 4 लाइंस रिजल्ट में आएंगी, क्योंकि ये इफ और एंड इफ के दरमियान में लिखी हुई है। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये चारों लाइंस को छोड़ देगा, क्योंकि उसने इफ और एंड इफ को देखना है, और उसके दरमियान में जितना भी डेटा है उसने वो सारे का सारा ही छोड़ देना है। ठीक हो गया। अब इसके बाद आगे सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड का नाम होता है दैट इज कॉल्ड इफ एल्स कंडीशन। उसमें इफ के साथ साथ एक एल्स पार्ट भी होगा, जिसको हम इस तरह से इंक्लूड करेंगे। एल्स के आगे कोई कंडीशन नहीं होती, दैट मीन्स अदरवाइज। अब यहाँ पे हम अगर लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, अब यहाँ पे ये लिखना बनता है द वैल्यूज यू एंटर्ड आर नॉट सेम। तो एक दफा लिख दिया, ठीक है। एंड इफ इसके बाद ही आ रहा है। अब ये ऑप्शन यूं हो गया है कि आप जाएं, आप हफीज ट्रेडर से ये कंप्यूटर साइंस की बुक लेके आए। अगर बुक नहीं मिलेगी तो आप वापस आ जाना, क्योंकि वो कहीं और से नहीं मिलनी। तो ये जो अगर नहीं मिलने वाला जो ऑप्शन है, ये एल्स और एंड इफ के दरमियान में आता है। सिंपल वर्ड्स के लिए हमने उसमें लिखा हुआ है कि अगर वो वैल्यूज ऊपर सेम रखी हैं इसमें,
तो एल्स का मतलब यही होगा कि वो वैल्यू सेम नहीं है, तो वो एल्स एंड इफ के दरमियान में आ जाएगा। अगर यहाँ पे भी आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स प्रिंट करनी है, आप यहाँ पे इस लाइन को ज्यादा दफा यूज कर लें। मैंने 4 टाइम्स पेस्ट करा दिया, वो भी 4 दफा आएगा। तो इसमें ये है कि आप इफ बुक इज अवेलेबल तो आप उसको परचेज कर लो, एल्स रिटर्न बैक, कि वरना फिर आप वापस आ जाना। अगर नहीं मिलेगी तो देयर इज नो नीड टू चेक विद द अदर शॉप्स। तो ये सबसे ज्यादा मिस्टेक जो आप लोगों से हो सकती है वो ये है कि हम एल्स के आगे भी एक कंडीशन लिखने की कोशिश करते हैं। अभी आप देखना, अगर मैं लिखता हूं कि एल्स ए इज नॉट इक्वल टू बी, और मैं कहता हूं कि अजीत इधर तो यही ऑप्शन बनता है, तो जब आप यहाँ पे ये दूसरी कंडीशन लिखेंगे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। मैंने अभी ऊपर कहीं पे क्लिक किया है तो आप ये देखो कि ए और नॉट इक्वल के साइन के नीचे एक ब्लू लाइन आ गई है। इसका मतलब है कि दीज वर्ड्स आर नॉट अलाउड हेयर, ये गलत है जो आपने लिखा है, ये ठीक नहीं है। हालांकि मैथमेटिक्स की टर्म में जो आपने लिखा है वो बिल्कुल ठीक है। प्रोग्रामिंग में नॉट के लिए हम लेस देन और ग्रेटर देन का साइन यूज करते हैं। दिस इज नॉट रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू द मैथमेटिक्स, लेकिन वहां पे वो इसलिए उसको अंडरलाइन कर रहा है कि भाई इधर ये अलाउड नहीं है। मैं इसको रिमूव कर दिया, अब कोई ब्लू लाइन नहीं आ रही। जबकि आप ऊपर अगर देखो, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ तो अब अगर सिर्फ ए लिखा हुआ है, अब वो इस पे भी एरर देगा। क्यों? कि सिर्फ ए, इफ ए इज इक्वल टू जो है ये लिखा हुआ है, तो वो अब आपको ये आगे उसने देन के नीचे ब्लू लाइन दे दी है कि यहाँ ये लाइन अभी कंप्लीट नहीं है। इफ में कंडीशन देना जरूरी है, उस कंडीशन के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। लेकिन एल्स के आगे हम कंडीशन बिल्कुल नहीं देंगे। एल्स इज ऑलवेज विदाउट एनी कंडीशन। तो ये दूसरी टाइप है इफ की। इसमें क्या होता है, इसमें इसको हम बोलते हैं दिस इज इफ एल्स। और इफ एल्स में दो ऑप्शन है, एक यस के साथ है, एक नो के साथ है। यस की कंडीशन ऊपर बताना जरूरी है, नीचे का मतलब अदरवाइज है। अगर आप स्कूल नहीं आए आज तो फिर इसका मतलब है कि आप आज घर में हैं। देयर इज नो नीड टू मेंशन दैट इफ अ स्टूडेंट इज नॉट इक्वल टू स्कूल देन इट इज नॉट एट होम। वो अंडरस्टूड है कि स्कूल टाइम पे अगर कोई छुट्टी कर गया दैट मीन्स ही इज होम। ठीक हो गया ये, दिस इज द सेकंड टाइप। अब इसके बाद थर्ड टाइप पे आते हैं। थर्ड टाइप कुछ यूं बनेगी कि आप किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई ये कंप्यूटर की बुक लेके आओ, मैंने तुम्हें लिख दिया है, पहले तुमने जाना है हफीज सेंटर पे, हफीज ट्रेडर्स पे, वहां से आपने बुक लेनी है। अगर ये बुक वहां से ना मिली तो फिर तुमने वहां से, उसके साथ है कैंट बुक सेंटर, तुमने वहां पे जाना है और तुमने उधर चेक करना है कि वहां से तुम्हें बुक मिल जाएगी। अगर तुम्हें वहां से भी बुक ना मिली तो फिर उसके थोड़ा सा और आगे जाओ, वहां पे एक कैंट मॉडर्न बुक सेंटर है, वहां से आपने पता करना है, आपको वहां से बुक मिल जाएगी। अगर तीसरे नंबर पे वहां से भी ना मिली तो फिर फोर्थ नंबर पे ये एड्रेस है, वहां पे आप ये अशरफ बुक डिपो पे चले जाओ, उधर से आपको बुक मिलेगी। लेकिन अगर फिर वहां से भी ना मिली तो फिर आप वापस आ जाना। अब हमने ये सिचुएशन बनानी है। इस जब आप ये किसी को गाइड कर रहे हैं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि चारों शॉप से एक एक कॉपी सेम बुक की लेके आना। आप उसको एक ऑर्डर बता रहे हैं कि भाई पहले हफीज सेंटर पे जाओ, उधर से मिल जाएगी, तुम्हारा टास्क खत्म, वापस आ जाना। अगर वहां से नहीं मिलेगी दूसरी शॉप पे चले जाना और उधर से बुक परचेज करके फिर वापस आ जाना। लेकिन अगर वहां से भी नहीं मिलेगी देन गो टू द थर्ड शॉप, और लास्ट में फोर्थ शॉप पे भी अगर जाके बुक नहीं मिलती तो फिर आप वापस आ जाना, क्योंकि और ऑप्शन कोई नहीं है। इस एग्जाम्पल को अगर हम यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं, अब हम इधर लिखते हैं इफ ए इज इक्वल टू से 3, और इसको आपने यहाँ पे लिख देते हैं कंसोल dot write line your first value
इज से इज 3 वर्ड में लिख लेते हैं। अब आपने उसको बताया है दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन कि अगर 3 है तो तुमने ये काम कर देना है। अब अगर वो 3 हो जाएगा तो कंपेयर्ड विद द एग्जांपल ऑफ दैट बुक परचेज, अगर उस बंदे को, अब वो बंदा चला गया बुक लेने, अगर उसको वो बुक हफीज ट्रेडर से मिल जाती है तो वो बुक लेगा और इफ कंडीशन खत्म हो जाएगी, जहां पे एंड इफ है उससे आगे मतलब कि वो वापस आ जाएगा। अगर उसको वहां से वो बुक नहीं मिलती तो फिर हम यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन सेट करेंगे और हम लिखेंगे एल्स इफ। पहली लाइन में इफ होता है, दरमियान वाली सारे ऑप्शंस में इफ से पहले एल्स भी लगता है कि दैट मींस अदरवाइज। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इफ ए इज इक्वल टू 4 देन, ये 4 उसी वक्त चेक होगा अगर वो 3 नहीं है ऊपर। अब ये वो हफीज ट्रेडर्स की बजाय जो है वो उधर कैंट बुक वाले के पास आ गया। अब इधर का ऑप्शन डिफरेंट है, हम लिखते हैं योर फर्स्ट वैल्यू इज 4। अगर ये ट्रू हो जाएगा, अगर आपने वाकई 4 इनपुट दिया हुआ है तो वो अगले ऑप्शंस को छोड़ देगा। सपोज उस पर्सन को जो बुक लेने गया है उसको पहले हफीज ट्रेडर से नहीं मिली, वो वहां से आगे कैंट बुक पे चला गया। अगर उसको वहां से मिल गई है तो क्या उसको जरूरत है कि वो मॉडर्न वाले को भी जाके पूछे कि यार आपके पास बुक है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो वहां से दूसरे ऑप्शन से बुक लेगा और वापस चला जाएगा। इसीलिए ये हमने दूसरा ऑप्शन सेट कर दिया। उसके बाद हम फिर तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, इफ ए इज इक्वल। इफ कंडीशन की थर्ड टाइप को अभी हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहले कि हम डिस्कनेक्ट हो गए। इफ कंडीशन की थर्ड में आपको मैं ये बता रहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बुक परचेज करने की फर्स्ट शॉप से नहीं मिली, हम सेकंड पे चले गए, सेकंड से भी नहीं मिली, हम थर्ड में आ गए। अब थर्ड पे भी नहीं मिली तो हम लास्ट ऑप्शन पे अगर 4 में आए हैं तो वहां पे हमने लिखा है एल्स इफ ए इज इक्वल टू 6 देन कंसोल डॉट राइट लाइन। अब लास्ट ऑप्शन हम यहाँ पे ऐड करेंगे और वो होगा एल्स। और एल्स में ये था कि अगर चारों में से नहीं मिलती तो वापस आ जाना। सो देयर इज नो नीड ऑफ द फिफ्थ शॉप। हम यहाँ पे यही मिल लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन द वैल्यू इज नॉट बिटवीन 3 and 6। अब हमने खत्म कर दिया वो सेटिंग को कि हम मजीद इफ्स में नहीं जाएंगे, लेकिन ये एग्जाम्पल हमें दिखा रही है कि हमने 4 ऑप्शंस को ट्राई किया है और ये कंफर्म था कि उन ऑप्शंस में से सिर्फ एक ने ही ट्रू होना था। अगर गलती से आपने इधर इफ ए इज इक्वल टू 3 2 दफा लिख दिया है, ये ए इज इक्वल टू 5 की जगह पे भी 3 लिखा हुआ है, तो आपको रिजल्ट में सिर्फ लास्ट वाले का जो आंसर है वही नजर आना था, क्योंकि एक चॉइस को 2 ऑप्शंस नहीं हो सकते। तो 2-3 चीजें आपने बस माइंड में रखनी है जब आप एल्स इफ बनाते हैं कि 2 ऑप्शंस सिमिलर नहीं हो सकते। कि पहला है इफ ए इज इक्वल टू 3 और चौथे नंबर पे भी है एल्स इफ ए इज इक्वल टू 3, वो सही नहीं होगा। डिफरेंट ऑप्शंस होने चाहिए। दूसरे नंबर पे पहला इफ होगा, लास्ट वाला एल्स होगा, और उनके दरमियान में अगर आपके 3 या 4 या 6 ऑप्शंस हैं वो सारे एल्स इफ होंगे। और लास्ट में इफ खत्म करना भी कंपलसरी होता है और वो कंक्लूड होता है एंड इफ के साथ। तो इसमें देयर इज नो लिमिट ऑफ एल्स इफ। एल्स इफ बनाने के लिए कम से कम आपके पास 2 ऑप्शंस होने चाहिए और एल्स एक एल्स होना चाहिए, और इसकी मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। 100 एल्स इफ भी लगा लेंगे तो वो प्रोग्राम अपने आप को मैनेज कर लेगा। अगर आपने सारे इफ सही लगाए हुए हैं तो वो उनमें से एक सही वाला ढूंढ लेगा। एल्स इफ 100 भी लगाए हुए हैं तो 100 ऑप्शंस में से ट्रू एक होना है, और वो कैसे ट्रू होना है, आपकी ऑप्शंस जो बनी हुई है उनमें से कंपैरिजंस होंगे और एक ट्रू निकलेगा उनमें से। मैं फिर दोबारा से वो एग्जांपल रिपीट करता हूँ कि आप किसी को 10 बुक शॉप्स का एड्रेस देते हैं, लेकिन आप उसको साथ में ये जरूर समझा देते हैं कि एक बुक लेके आनी है। 10 शॉप्स को बताने का मतलब ये नहीं कि तुमने 10 जगह से वो सेम बुक परचेज कर लेनी है। सिमिलरली
मेरा ख्याल है कि ये एग्जांपल आपको ये अच्छा क्लियर कर देगी कि इफ्स में हम डिफरेंट ऑप्शंस बता देते हैं। पहले आपको बताया एक सिंपल इफ कंडीशन, उसके बाद आपको एक एग्जांपल बताई है इफ एल्स की, उसके बाद आपको थर्ड एग्जांपल बताई है एल्स इफ की, और अब लास्ट में चलते हैं जिसमें हम दो इफ को मर्ज कर देते हैं एंड दैट सिचुएशन इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। कॉपीज में आपको डेफिनेशन सारा कुछ मिलेगा, मैं डायरेक्ट एग्जांपल पे जाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं, ये दो वेरिएबल्स थे, मैं एक और ऐड कर लेता हूँ डिम सी एज इंटीजर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ c इज इक्वल टू 5। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नेस्टेड इफ, और क्यों नेस्टेड इफ होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं लिखता हूँ इफ a इज इक्वल टू b, देन साथ ही उसने एंड इफ लगा दिया। अब ये एक इफ बना है, मुझे ये चेक करना है कि क्या तीनों वैल्यूज जो हैं वो सेम है। इफ all the three values are same, then I am required to only print one word, and that is one statement, your values are same। और या फिर मुझे ये प्रिंट करना है your values are not same। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे जो भी लिख रहा हूं अभी, मैं दोबारा इसमें आता हूं, ये शेयर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये इफ ए, अगर तो तीन वैल्यूज को आपने चेक करना है तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि अगर ए और बी सेम होंगी तो फिर ही जरूरत पड़ेगी ना कि आप चेक करें कि बी इज इक्वल टू सी भी होना चाहिए। तो इसके अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं आप इफ बी इज इक्वल टू सी एंड देन, अब नीचे दो एंड इफ हो गए हैं और दो ही होने चाहिए क्योंकि ऊपर इफ दो हैं। नेस्टेड इफ की एक और आइडेंटिफिकेशन ये भी होती है कि दो लाइंस इकट्ठी इफ के साथ स्टार्ट हो रही हैं। दिस इज द वेरी इजी एंड द फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेस्टेड इफ्स। इसमें क्या है, आप उसको किसी को कहते हैं यार हफीज ट्रेडर पे जाना, उससे बुक ले लेना, और अगर वो खुला हो, अगर उससे मिल जाएगा तो उससे बुक का एक कवर भी ले लेना। अब ये जो बाहर वाला इफ है ये है कि उसके पास बुक है, और जो उसके नीचे इफ लिखा हुआ है वो ये है कि एक अगर आपके पास कवर है तो वो भी दे दें। लेकिन अगर आपको बुक ही नहीं मिलती तो क्या आप वहां से कवर परचेज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। बुक होगी तो कवर की मुझे जरूरत है, अगर मुझे बुक ही नहीं मिली मुझे कवर की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये इफ ए इज इक्वल टू बी, यानी अगर पहली दो वैल्यूज सेम होती हैं तो फिर मुझे ये देख, फिर ही उसने ट्रू होना है इफ ने, वरना उसने एंड इफ हो जाना है। और अगर वो ट्रू हो जाता है तो इसके अंदर आपने ये नहीं लिखा कि ए एंड बी आर सेम, आपने आगे से उसको एक और काम दे दिया है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप एक बंदे को एक फाइल दे के भेजते हैं कि ये सामने वाले ऑफिस में दे आओ, वो वहां पे वो फाइल देता है, उधर वाला बंदा कहता है अच्छा ठीक है अब ये फाइल पकड़ो और तीसरे ऑफिस में दे आओ। तो अगर वहां पे वो बंदा बैठा होगा जो आपकी फाइल रिसीव करता है तो फिर वो बंदा ही उसको कहेगा ना कि अब ये फाइल तीसरे ऑफिस में दे देना। अगर वो बंदा ही नहीं है उधर तो तीसरे में जाने का तो ऑप्शन ही नहीं है। इसी तरह अगर इफ ए इज इक्वल टू बी होता है तो फिर वो चेक करेगा इफ बी इज आल्सो इक्वल टू सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन द थ्री वैल्यूज आर सेम। ये हमने यहाँ पे ये चॉइस बता दी और दोनों का एंड इफ हो गया। अब ये टैब से आप देखो ये इफ थोड़ा सा आगे है तो ये जो एंड इफ है ये इसके साथ है, अंदर वाले इफ के साथ, और ये जो थोड़ा सा पीछे है इस एफ के पैरेलल में जो एंड इफ है नीचे वो इसके साथ है। तो अगर a इज इक्वल टू बी ट्रू नहीं होता तो हम यहाँ पे जो एल्स लिखेंगे ये बाहर वाले इफ के साथ है। अब अगर a इज इक्वल टू बी ही नहीं ट्रू तो फिर उसने इस एल्स में आना है। अगर वो अंदर वाला ट्रू हो जाता है तो फिर वो बाहर वाले के एल्स में भी नहीं आएगा। तो ये वो प्लेस बनता है जहां पे हम ये लिखेंगे द थ्री वैल्यूज आर नॉट सेम। ये बाहर इसलिए पता लग जाएगा
कि इस एफ एल्स में वो उस वक्त आएगा अगर a इज इक्वल टू बी ट्रू नहीं होता। अब अगर a 3 है b 4 है तो c बेशक जो मर्जी हो, ये तो पॉसिबल नहीं रहेगा कि तीनों सेम हो जाएंगे। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि बाहर वाला इफ अगर ट्रू होगा तो फिर अंदर वाले इफ की बारी आएगी। हम इसमें यूं भी कह सकते हैं कि अगर स्कूल का बाहर वाले गेट्स ओपन हैं तो फिर ही आप अंदर रिसेप्शन पे आके कोई इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर बाहर से स्कूल के सारे गेट ही क्लोज्ड हैं तो स्कूल के अंदर ऑफिस के ओपन होने का कोई पर्पस नहीं है, ना ही उसका किसी को कोई फायदा होगा। इसी तरह इस नेस्टेड इफ में भी अगर बाहर वाला इफ ट्रू नहीं होता तो सेकंड वाले इफ में आपने जितनी मर्जी इंपॉर्टेंट कोडिंग रखी हुई है उसका आपको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। ठीक हो गया ये। सो these are the examples of all the 4 types of if used in programming। हमें कहीं पे भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। अब हमें कहाँ पे जरूरत पड़ेगी, आपके साथ एक वर्ड बड़ी दफा शेयर किया है, प्री रिलीज मटेरियल। एक टास्क होता है जिसकी कोडिंग 4-5 पेजेस ऑफ जो एडिटर के ये लेती है। एक बड़ा सा टास्क होगा, हम उसको सॉल्व करते हैं, तो उसके अंदर ये सारी टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है, जिनमें ये इफ भी है, जिनमें ये पुरानी इससे प्रीवियस क्लास में जो फॉर लूप हमने पढ़े थे उनकी भी हमें बार बार जरूरत पड़ेगी, नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो इसमें आज के लेसन में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको इफ के चारों जो ट्रिक्स हैं इनका पता होना चाहिए। उस पता होने में सबसे पहले ये चाहिए कि आपको कहाँ पे किसको यूज करना है। तो इनको अच्छी तरह से आप समझ लें। ये लेसन रिकॉर्डेड भी होगा, अगर बड़ा ही मतलब वीक है फिर से एक दफा ये लेसन लें और इसको क्लियर करें। ये हमारी आज की रिवीजन है। अभी मैं इसको क्लोज करूंगा और फिर दोबारा क्वेश्चन आंसर में आते हैं और वहां पे जो है ना आपसे दोबारा बात करते हैं।